गुड मॉर्निंग ऑल डियर स्टूडेंट्स एंड ऑल डियर फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद यही है कि आप सब लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें अपने घर पर और सेफ्टी रखें अपने आसपास। बाहर जाएं तो मास्क लगाकर, क्योंकि सेफ्टी बहुत ज़रूरी है, तभी हम किसी भी डिज़ीज़ को अवॉइड कर सकते हैं। सबका स्वागत है एक्सीलेंस इंग्लिश क्लासेस में। और आज मैं लेकर आया हूँ पार्ट 2 ऑफ स्टोरी सैल्वाटोर फ्रॉम WS Maum, दैट इज़ इंक्लूडेड इन class 11 syllabus of ICSC. Okay, so let's start the second explanation, and before starting it is my request, if you have not subscribed the channel, please subscribe it, like the videos and put the comments below it. Now I start it. अब तक हमने यहाँ तक पढ़ लिया था, ये एक्सप्लेन कर चुके थे कि जो लड़की थी जिसको सैल्वाटोर लव करता था, तो उसकी फैमिली ने उसे रिजेक्ट कर दिया इस वजह से कि वो कभी भी दोबारा ठीक नहीं हो पाएगा और एज अ नॉर्मल मैन कभी वर्क नहीं कर पाएगा। अब उसके बाद क्या होता है, ये स्टोरी आगे बढ़ती है। When Salvatore went home, he found that they all knew. The girl's father had been to tell them what they had decided. जब सैल्वाटोर वापस अपने घर गया तो उसे ये बात समझ में आ गई कि हाँ, उसकी फैमिली के जो लोग थे उन्हें सबको पहले ही पता चल चुका था कि वो लड़की वहाँ क्यों नहीं आई थी। बिकॉज द गर्ल्स फादर हैड बीन टू टेल देम, जो लड़की के फादर थे वो गए थे उन लोगों के पास और उनको जाकर बताया कि उन्होंने क्या डिसीज़न लिया है। उन्होंने डिसीज़न लिया है कि वो अपनी लड़की की शादी अब सैल्वाटोर से नहीं करेंगे। बट दे हैड लैक्ड द करेज टू टेल हिम देमसेल्व्स, लेकिन सैल्वाटोर की फैमिली में इतनी हिम्मत नहीं थी। लैक द करेज मतलब कमी थी, साहस की, हिम्मत की कमी थी कि वो अपने लड़के को वो सब बातें नहीं बता पाए अपने आप। ही वेप्ट ऑन हिज मदर्स बॉसम, और वो अपनी माँ के गले लगकर खूब रोया कि उस लड़की ने उसे रिजेक्ट कर दिया इस वजह से। ही वॉज टेरिबली अनहैप्पी बट ही डिड नॉट ब्लेम द गर्ल, यानी बहुत ही ज़्यादा दुखी था, इतना ज़्यादा दुखी कि जनरेशन आज की जो है इतना अनहैप्पी हो जाती है ऐसे इंसिडेंट से कि कोई सुसाइड कमिट करता है या फिर कोई नशे में डूब जाता है, बहुत सारी ऐसी कंडीशंस। तो वो बहुत दुखी था, रोया बिलखा, बहुत अनहैप्पी था, लेकिन उसने लड़की को ब्लेम बिल्कुल नहीं किया। अ फिशरमैन्स लाइफ इज़ हार्ड एंड इट नीड्स स्ट्रेंथ एंड एंड्योरेंस। फिशरमैन की लाइफ बहुत हार्ड होती है और उसमें स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस, एंड्योरेंस मतलब लॉन्ग लास्टिंग परफॉर्मेंस, कोई भी अच्छे से काम करता रहे, जो बर्दाश्त करने की लिमिट है और ताकत है वो उन लोगों में ज़्यादा होती है। He knew very well that a girl could not afford to marry a man who might not be able to support her. तो उसे ये बात समझ में आ गई, हाँ, कि कोई भी लड़की किसी ऐसे इंसान से तो शादी नहीं करेगा जो अफोर्ड ना कर पाए एक नॉर्मल लाइफ को, और जो उस लड़की को सपोर्ट ना कर पाए अपनी लाइफ में। तो ऐसे किसी लड़के से लड़की शादी नहीं करना चाहेगी। तो उसने सोचा कि इस बात में उस लड़के को कोई दोष नहीं है, उसकी बीमारी की वजह से, उसके काम ना करने की वजह से ऐसा हुआ है। His smiles was very sad and his eyes had the look of a dog that has been beaten, but he did not complain and he never said a hard word of the girl he had loved so well. उसकी स्माइल में भी बहुत सैडनेस छुपी होती थी। कुछ लोगों की स्माइल बड़ी ख़तरनाक होती है, मुस्कुराते हैं लेकिन उनकी स्माइल का, उनकी मुस्कुराहट का मीनिंग कोई समझ नहीं पाता। और उसकी आंखें ऐसा लग रही थी जैसे कोई बहुत पीटा हुआ कुत्ता हो, किसी कुत्ते को किसी ने खूब पीटा हो तो कुछ बोल नहीं पाता है, बट चुपचाप आंसू बहाता रहता है, उस तरह उसकी हालत हो गई थी। लेकिन उसने कभी भी उस लड़की से कोई बुरी बात नहीं कही, क्योंकि एक टाइम ऐसा था कि वो उसको प्यार करता था और उसी लव की वजह से उसने उस लड़की को ब्लेम नहीं किया।
Then a few months later, when he had settled down to the common round, जब कुछ महीने गुजर गए और उसका जो सैड नेचर था वो दूर हो गया थोड़ा, उसने नॉर्मल लाइफ स्टार्ट की. वर्किंग इन हिज फादर्स वाइनयार्ड एंड फिशिंग, हिज मदर टोल्ड हिम that there was a young woman in the village who was willing to marry him. जब कुछ महीने बीत गए और एक नॉर्मल रोड पर वो आ गया, एक सही रास्ते पर, अपने फादर के साथ वाइनयार्ड में काम करने लगा, तो उसकी माँ ने उसे बताया कि एक लड़की है जो शादी करना चाहती है साल्वाटोर से. हर नेम वॉज असुंता, उसका नाम असुंता था. शी इज़ एज अगली एज द डेविल, ही सेड. तो उसने क्या कहा, अरे वो तो बहुत बिल्कुल राक्षसी जैसी बदसूरत लगती है, उससे शादी कौन करेगा. शी वॉज ओल्डर देन ही, और वो उससे उम्र में बड़ी थी. 24 और 25, लगभग 24-25 साल उसकी एज रही होगी. एंड शी हैड बीन एंगेज टू अ मैन हु वाइल डूइंग हिज मिलिट्री सर्विस हैड बीन किल्ड इन अफ्रीका. यानी उसका हस्बैंड भी मिलिट्री सर्विस में था और एक वॉर के दौरान अफ्रीका में मारा गया था. तो वो अब एक विडो यानी एक विधवा थी. शी हैड अ लिटिल मनी ऑफ हर ओन एंड इफ साल्वाटोर मैरीड हर शी कुड बाय हिम अ बोट ऑफ हिज ओन एंड दे कुड टेक अ वाइनयार्ड दैट बाय हैप्पी. तो उसने ये प्रपोजल रखा कि मेरे पास कुछ रुपया पैसा है, शादी अगर साल्वाटोर मुझसे शादी करने के लिए राज़ी हो जाए तो हम उससे अपनी खुद की बोट खरीद सकते हैं फिशिंग के लिए और एक वाइनयार्ड भी ले सकते हैं और इससे एक सही लाइफ सेटल हो सकती है. बाय हैप्पी चांस हैपेंड एट दैट मोमेंट टू बी विदाउट अ टेनेंट. यानी उसके पास ये मौका भी था कि जो वाइनयार्ड था उसका कोई टेनेंट नहीं था. टेनेंट मतलब जो रेंट पर किसी चीज़ को लेता है, इसलिए उसने सोचा कि हम एक वाइनयार्ड भी ले सकते हैं. हिज मदर टोल्ड हिम दैट असुंता हैड सीन हिम एट द फेस्टा एंड हैड फॉलन इन लव विद हिम. और उसने ये कहा कि असुंता ने तुम्हें एक बार देखा था. फेस्टा मतलब एक फेस्टिवल था कोई उनका, एक लोकल फेस्टिवल, तो इसलिए वो उसको पसंद करने लगती, साल्वाटोर को पसंद करने लगी थी. तो उसने प्रपोजल रखा था. Salvatore smiled his sweet smile and said he would think about it. तो साल्वाटोर ने जब ये सुना कि मतलब वो उसे चाहती है, पसंद करती है देखने के बाद, तो थोड़ा उसमें स्माइल उसने दी और उसने सोचा कि चलो देखते हैं, सोचते हैं इस बारे में. On the following Sunday, dressed in the stiff black clothes, in which he looked so much less well than in the ragged shirt and trousers of every day. तो अगले संडे को उसने क्या पहना, एक ब्लैक क्लॉथ्स, काले कपड़े पहने एकदम स्टिफ यानी अच्छे से, और उनमें बहुत अच्छा दिखता था. डेली वो फटे पुराने ट्राउज़र्स कपड़े पहनता था, शर्ट और पैंट, तो उससे हटकर कुछ अलग कपड़े पहने तो अच्छा लगा. वेंट अप टू द हाई मैस एट द पैरिश चर्च एंड प्लेस्ड हिमसेल्फ सो दैट ही कुड हैव अ गुड लुक एट द यंग वुमेन. और पेरिस चर्च में वो एक भीड़ भाड़ में गया. हाई मैस मतलब मॉस मतलब भीड़, बहुत लोग जहाँ पर हों, तो उस लड़की को देखने के लिए वो गया चुपके से कि उसको देख पाए एक बार. When he came down again, he told his mother that he was willing. और जब उसने असुंता को देखा तो उसे थोड़ा ठीक ठाक लगा. उसने सोचा ठीक है, लाइफ सेटल करते हैं. उसने अपनी मम्मी से आकर घर कहा, ठीक है मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ. Well, they were married and they settled down in a tiny whitewashed house in the middle of a handsome vineyard. तो शादी कर ली दोनों ने, सेटल डाउन हो गए. एक छोटा सा वाइट वॉश किया हुआ घर था और वो वाइनयार्ड के बीचों बीच में था, एक फार्म हाउस जैसा छोटा सा. साल्वाटोर वॉज नाउ अ ग्रेट बिग हस्की फेलो. मतलब पहले वो थिन बॉडी का था, अब वो उसने वेट गेन कर लिया, थोड़ा स्ट्रॉन्ग, थोड़ा फैट दिखने लगा. अच्छा, टॉल एंड ब्रॉड बट स्टिल विद दैट
ingenious smile and those trusting kindly eyes that he had as a boy. Ingenious मतलब simple. Simple smile and those trusting kindly eyes that he had as a boy. जब वो 15 ईयर का बॉय था, जैसे उसकी स्माइल, जैसे उसकी आंखें थीं, जैसा उसका नेचर था, बिल्कुल वैसा ही नेचर अब उसका बन चुका था। वो नॉर्मल लाइफ अब जीने लगा था। ही हैड द मोस्ट ब्यूटिफुल मैनर्स आई हैव एवर सीन इन माई लाइफ। तो राइटर W.S. मॉम कहते हैं कि उसका मैनर बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे नेचर का है। मैंने जितने भी इंसान देखे हैं लाइफ में, उन सब में वो भी है। असुंता वॉज अ ग्रिम विसेज्ड फीमेल। ग्रिम विसेज्ड मतलब थोड़ा नॉट ब्यूटीफुल फेस, थोड़ा अगली टाइप का, मतलब अच्छा फेस नहीं था उसका। विद डिसाइडेड फीचर्स, उसके कुछ फीचर्स थे, उसकी कुछ क्वालिटीज़ थी, मतलब डिसीजन मेकिंग में अच्छी थी। एंड शी लुक्ड ओल्ड फॉर हर ईयर्स, और अपनी ईयर्स ज़्यादा होने की वजह से, अपने जो एज थी उसकी ज़्यादा होने की वजह से थोड़ा ओल्ड सी दिखती थी। बट शी हैड अ गुड हार्ट एंड शी वॉज नो फूल। उसका दिल अच्छा था और उसका माइंड अच्छा था, वो मूर्ख नहीं थी, इंटेलिजेंट थी। आई यूज टू बी अम्यूज्ड बाय द लिटिल स्माइल ऑफ डिवोशन दैट शी गेव हर हस्बैंड व्हेन ही वॉज बीइंग वेरी मस्कुलिन एंड मास्टरफुल। यूज टू बी अम्यूज, वो कहता है कि मैं बड़ा खुश होता था देखकर जब अपनी स्माइल ऑफ डिवोशन देती थी, यानी जैसा एक डिवोशन, जैसा एक समर्पण एक पत्नी का अपने पति के लिए होता है, और वैसी स्माइल देती थी जब अपने हस्बैंड को कोई बहुत मस्कुलिन मास्टरफुल काम करते हुए देखती थी, यानी जो एक स्ट्रॉन्ग लोग ही कर सकते हैं वैसा काम। सी नेवर सीज टू बी टच्ड बाय हिज जेंटल स्वीटनेस। सीज मतलब रुकना या स्टॉप होना। तो अपने हस्बैंड की स्वीटनेस से वो हमेशा इम्प्रेस्ड रहती थी, उसकी जेंटलनेस से, उसकी स्वीटनेस से, उसके नेचर से वो बहुत इम्प्रेस्ड थी। बट शी कुड नॉट बेयर द गर्ल हु हैड थ्रोन हिम ओवर। लेकिन वो उस लड़की को कभी अपनी लाइफ में माफ़ नहीं कर सकी, और उसको बर्दाश्त नहीं कर पाती थी कि उस लड़की ने सैल्वाटोर को क्यों इस तरह से अलग कर दिया अपनी लाइफ से। And notwithstanding Salvatore's smiling expostulations, she had nothing but harsh words for her. Notwithstanding यानी फिर भी सैल्वाटोर की स्माइलिंग होती थी जब वो असुंता उसकी एक्स लवर को मतलब कोसती थी या फिर उसके लिए कुछ कहती थी हार्श वर्ड्स, तो बस थोड़ा सा उसको एक्सपर्चुलेशंस वाली स्माइल देता था। एक्सपर्चुलेशन मतलब रोकना, लेकिन फिर भी वो उस लड़की के लिए गलत शब्द ही बोलती थी। प्रेजेंटली चिल्ड्रन वर बॉर्न टू देम। अब उनके बच्चे भी हो गए, असुंता के और सैल्वाटोर के। इट वॉज अ हार्ड इनफ लाइफ। काफ़ी हार्ड लाइफ थी उसकी। ऑल थ्रू द फिशिंग सीजन टूवर्ड्स इवनिंग ही सेट आउट इन हिज बोट विद वन ऑफ हिज ब्रदर्स फॉर द फिशिंग ग्राउंड्स। तो शाम के टाइम में वो फिशिंग सीज़न में निकल जाता था अपनी बोट लेकर अपने किसी एक भाई के साथ। इट वॉज़ अ लॉन्ग पुल ऑफ 6 or 7 miles एंड ही स्पेंड द नाइट कैचिंग द प्रॉफिटेबल कटल फिश। शाम के टाइम में निकलते थे रात में मछलियाँ पकड़ने के लिए, लगभग 6-7 मील अंदर सी में, और प्रॉफिटेबल कटल फिश को पकड़ते थे। कटल फिश यानी एक अच्छी कीमत देने वाली मछली थी, उसको पकड़ते थे। Then there was the long row back again in order to sell the catch in time for it to go on the early boat to Naples. और फिर से वापस लौट कर आते थे और फिर से अपनी बोट को तेज़ी से चलाकर नेपल्स की तरफ जाते थे, जिससे प्रॉपर टाइम में फ़िश को बेच सकें। At other times he was working in his vineyard from dawn till the heat drove him to rest and then again. और वो बाकी दिन वाले टाइम में क्या करता था, सुबह से लेकर धूप पड़ने तक, तेज़ धूप होने तक, यानी सुबह से लेकर दोपहर तक हार्ड वर्क करता था, फिर से रेस्ट करता था, फिर से काम स्टार्ट करता था। व्हेन इट वाज अ ट्रिफल कूलर टिल डस्क, यानी थोड़ा सा जब ठंडा हो जाता था मौसम, डस्क के टाइम यानी इवनिंग के टाइम, तब तक काम करता था।
Often his rheumatism prevented him from doing anything at all, and then he would lie about the beach smoking cigarettes with a pleasant word for everyone, notwithstanding the pain that racked his limbs. और जब अपनी डिजीज़ यानी रियूमेटिज्म की बीमारी की वजह से जब वो काम नहीं कर पाता था तो बीच पर लेटा रहता था, सिगरेट पीता था और आने जाने वाले सभी लोगों को नमस्ते किया करता था, सबसे बातचीत किया करता था, भले ही उसको कितना भी दर्द पे महसूस होता हो, उससे कोई फ़र्क नहीं। द फॉरेनर्स हु केम डाउन, और जब कभी फॉरेनर्स आते थे, टू बेद एंड सॉ हिम देयर सैड दैट दीज इटालियन फिशरमैन वर लेजी डेवल्स। जब वो बेचारा लेट जाता था हार्ड वर्क के बाद और कोई वहाँ अगर स्विम करने के लिए आता था, नहाने के लिए, तो कहते थे अरे ये इटालियन फिशरमैन ऐसे ही होते हैं, सब बड़े लेज़ी लोग हैं। समटाइम्स ही यूज टू ब्रिंग हिज चिल्ड्रन डाउन टू गिव देम अ बाथ। अब कभी कभी अपने बच्चों को किनारे पर लेकर आता था नहलाने के लिए, जैसे वो अपनी मिडिल एज में यानी 15 की एज में अपने भाइयों को नहलाता था, उसी तरह से अपने बच्चों को नहलाता था। दे वर बोथ बॉयज़ एंड एट दिस टाइम द एल्डर वॉज 3 एंड द यंगर लेस देन 2। तो एक 3 साल का था और एक 2 साल से छोटा था। They sprawled about at the water's edge, stark-necked, and Salvatore, standing on a rock, would dip them in the water. Sprawled about यानी वो टहलते थे इधर उधर पानी किनारे बिल्कुल नंगे होकर, और सैल्वाटोर एक रॉक पर खड़ा होकर उनको पानी में डुबकी लगाता था यानी नहलाता था। The elder one bore it with stoicism, but the baby screamed lustily. तो जो बड़ा लड़का था वो स्टोइसिज्म के साथ उसको बर्दाश्त करता था, डुबकी को। स्टोइसिज्म मतलब एक नॉर्मल जो लिमिट होती है बर्दाश्त करने की, उसकी अकॉर्डिंग। लेकिन जो बच्चा था वो रो पड़ता था, चीखता था लस्टली यानी थोड़ा अजीब तरह से। Salvatore had enormous hands like legs of mutton, coarse and hard from constant toil. उसके जो हाथ थे मजबूत थे, जैसे बकरे की टांगें होती हैं मजबूत, टहलता रहता है, उछलता कूदता रहता है, उस तरह से। कोर्स मतलब थोड़ा रफ टाइप का, हार्ड, कांस्टेंट टॉयल यानी कांस्टेंट काम करने की वजह से उसमें स्ट्रेंथ आ गई थी। बट व्हेन ही बेथ्ड हिज चिल्ड्रन, होल्डिंग देम सो टेंडरली, ड्राइंग देम विद डेलिकेट केयर, और जब वह अपने बच्चों को नहलाता था, उनको पकड़े रहता था बहुत सॉफ्ट तरीके से, फिर उनको तौलिए से पोंछता था, ड्राई करता था। अपॉन माई वर्ड दे वर लाइक फ्लावर्स, और कहता है कि मैं अगर कहूँ तो वो बच्चे एकदम फ्लावर्स की तरह थे, वो बिल्कुल फ्लावर्स की तरह उनकी केयर करता था। ही वुड सीट द नेक्ड बेबी ऑन द palm ऑफ हिज हैंड and hold him up, laughing a little at his smallness. छोटे वाले बच्चे को अपनी हथेली पर बिठा लेता था और ऊपर उठाता था और हंसता था कि कितना छोटा है। And his laugh was like the laughter of an angel, और उसकी हंसी तो बिल्कुल एंजल के समान थी। His eyes then were as candid as his child's. तब उसकी आंखें इतनी सॉफ्ट, इतनी कैंडिड यानी शाइनी होती थीं जैसे उनके बच्चों की। I started by saying that I wondered if I could do it, and now I must tell you what it is that I have tried to do. अब राइटर कंक्लूज़न पर आया है और राइटर कहते हैं कि मैंने ये कोशिश की थी बताने की, स्टार्टिंग में ये कहा था कि मुझे आश्चर्य है, हैरानी है, क्या मैं साल्वाटोर की स्टोरी को अच्छे से समझा पाऊँगा, नहीं बता पाऊँगा। और तब कहता है कि यही बात थी कि जो मैं बताना चाहता था लोगों को साल्वाटोर की कहानी के बारे में। I wanted to see whether I could hold your attention for a few pages while I drew for you the portrait of a man. कहता है कि मैं सिर्फ अटेंशन लेना चाहता था आप लोगों का, राइटर कहते हैं अटेंशन आपका, कि जो कुछ पेजेस मैं आगे लिखने जा रहा हूँ, क्या जिसमें मैं एक इंसान का पोर्ट्रेट दे रहा हूँ, एक आदमी की स्टोरी बता रहा हूँ। जस्ट एन ऑर्डिनरी फिशरमैन हु possessed nothing in the world except a quality which is the rarest, the most precious and the loveliest that anyone can have.
तो कहता है उस स्टोरी में मैंने सिर्फ एक ही बात बताने की कोशिश की है कि उसके पास जो क्वालिटी है वो एक ऐसी क्वालिटी है जो एकदम रेयर है, सबसे अलग है, प्रीशियस है, लवलीस्ट है, जो किसी भी इंसान के पास होनी चाहिए। एक ऐसी क्वालिटी उसके अंदर है और उसी के बताने की कोशिश की है। तो इसमें सक्सेसफुल हुआ हूँ या नहीं हुआ हूँ। Heaven only knows why he should so strangely and unexpectedly have possessed it। कहता है भगवान ही जाने इस बात को कि इसमें इतनी अच्छी क्वालिटी आई कैसे। All I know is that it shone in him with a radiance that if it had not been unconscious and so humble would have been to the common run of man hardly bearable। क्या कहता है कि मैं बस यही जानता हूँ कि उसकी चमक में उसकी क्वालिटी शाइन करती है। शोन मतलब चमकती है। और अगर ये एक अनकॉन्शियस और अम्बल नहीं होती उसकी स्माइल, तो ये एक नॉर्मल लोगों के लिए बेयरेबल नहीं होती। यानी सभी नॉर्मल लोग इस क्वालिटी को बेयर नहीं कर पाते हैं, नहीं रख पाते हैं। एंड इन केस यू हैव नॉट गेस्ड व्हाट द क्वालिटी वाज, आई विल टेल यू। क्या कहता है कि अगर इतनी स्टोरी पढ़ने के बाद, समझने के बाद आपको पता नहीं चला है कि मैं किस क्वालिटी की बात कर रहा हूँ, तो मैं आपको बता ही देता हूँ। गुडनेस, जस्ट गुडनेस। तो वो क्वालिटी सिर्फ गुडनेस है और सिर्फ गुडनेस है जो सैल्वाडोर के पास थी, और इसीलिए ये सारी स्टोरी सैल्वाडोर के बारे में बताई। तो आप लोग भी कमेंट करके बताइएगा स्टोरी आपको कैसे लगी, उसकी क्वालिटी आपको कैसे लगी, उसका एक मोड़ पर टूट कर बिखर जाना और फिर आगे बढ़ना, लाइफ को सेटल करना, उसका ये एटीट्यूड आपको कैसा लगा है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ वंडरफुल डे।